स्टूडेंट वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में विचार किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कल हमने जनरल रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ा था और उन रेट रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला फैक्टर है कि रेट रिएक्शंस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। रिएक्शंस की रेट पे रेट रिएक्शंस हमारे पास है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगा। ध्यान रखना है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मोर है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। इज दैट क्लियर? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। यहां भी हमारा रेट रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट रिएक्शन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रेट रिएक्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेट रिएक्शन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट इंक्रीज 10 डिग्री टेम्परेचर। अगर हम लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। लगभग रेट रिएक्शन डबल हो जाती है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो लगभग उस केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल वैल्यू है इसकी कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो रेट रिएक्शन है वो लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड फैक्टर हमारा आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा यहाँ पे हमारी रेट रिएक्शन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और नंबर सेकंड फॉर्म्ड ऑफ न्यू बॉन्ड। ध्यान रखना है कि जब हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड क्या था और जो नया बॉन्ड बना वो क्या था। इफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट इज वीक then reaction is high, then rate reaction is high। ध्यान रह जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से उस रिएक्टेंट्स के अंदर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, नया बॉन्ड बना, और अब बॉन्ड बनने के बाद अगर रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड वीक आ जाता है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हाई होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। नंबर फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो मोर विल बी द सरफेस एरिया, more will be the surface area of reactant,
more will be rate of reaction. अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगा। मान लो एक तो ये वाला सरफेस है, इसके ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है, और एक ये वाला सरफेस है इसके ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये इस पे ज्यादा होगी, इस पे कम होगी। इज दैट क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर? अगला फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। presence of catalyst, always catalyst increase rate of reaction। हमेशा कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज कर देता है, ये ध्यान रखना है। ऑलवेज कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करेगा, कहीं कहीं ये डिक्रीज भी कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनिया नाइट्रोजन है, एक्सेस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस किया और इसने अमोनिया बना लिया। अब यहाँ पे रेट रिएक्शन स्लो था विदाउट कैटालिस्ट। अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट लिख देता हूँ तो ये स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, अमोनिया बनने का जो यील्ड है वो तेज हो जाएगा। और कैटालिस्ट लिया बेटा मैंने आयरन एंड मोलिब्डेनम। अब ये रिएक्शन है फास्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब तक कैटालिस्ट नहीं था अमोनिया बन तो रहा था लेकिन स्लो स्पीड से, और हमें अगर ज्यादा मात्रा में बनाना है, उसको लार्ज स्केल पे तैयार करना है तो उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसी रिएक्शंस के अंदर तो कैटालिस्ट ऐड कर दिए। ये कैटालिस्ट क्या करेंगे, इस रेट रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देंगे और अमोनिया बनने की जो यील्ड है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और कभी कभार कैटालिस्ट किसी रेट रिएक्शंस को डिक्रीज भी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जहाँ पे कैटालिस्ट रेट रिएक्शंस को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेडिएशंस। रेडिएशंस इफेक्ट नंबर लास्ट है ये फैक्टर इफेक्टिंग में कि केमिकल रिएक्शंस पे रेडिएशन। तो रेडिएशन का इफेक्ट, दीज आर इफेक्ट ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक तो रेडिएशन किस पे इफेक्ट करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अगर रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस का रेट ज्यादा होगा। अगर हमारी रेडिएशन या एनर्जी कम होगी तो हमारे फोटोकेमिकल्स का रिएक्शन कम होगा। तो बेटा ध्यान रखना है फैक्टर इफेक्टिंग में सबसे पहले रिएक्टेंट्स का हम कंसंट्रेशन चेक आउट करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है रेट रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर हम टेम्परेचर चेक करेंगे, लगभग टेम्परेचर पे रेट रिएक्शंस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। नंबर थर्ड हमने पढ़ा सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट रिएक्शन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा रेट रिएक्शन कम होगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है बेटा ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ न्यू बॉन्ड। और अगर वो बॉन्ड वीक है तो रेट रिएक्शन ज्यादा, अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रेट रिएक्शन कम। उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट की रेडिएशंस। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हम इसको काम में लेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो रेट रिएक्शन है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी और रेडिएशंस के, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ रेडिएशन के। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी भी रेट रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट रिएक्शन is directly proportional to molar product of molar concentration of each reactant and equal to some raised to power of its stoichiometric coefficient। ठीक है, ये क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है वो प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के? इच रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और उसके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएंगे। वो उसकी क्या बन जाएंगे? पावर। ध्यान रखना, इसने क्या कहा कि यहाँ जो रेट रिएक्शंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट एंड इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज रेज्ड टू द पावर। जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसके पावर बन जाएंगे। कैसे? ये मेरे पास जनरल केमिकल रिएक्शन था और इसने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन ये रही, प्रोडक्ट ऑफ इसकी मोलर कंसंट्रेशन ये रही, और इसके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, कल भी मैंने बताया था ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर बन जाएंगे। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना है स्टूडेंट। मान लो यहाँ पे ऐसा होता और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता, तो अब कैसे लिखते? रेट, अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट का प्रोडक्ट तो ये हो गया और ये इसकी पावर बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इच रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और इसके जो कोफिशिएंट है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो इसकी पावर बन जाएंगे। वो इसकी क्या बन जाएंगे? पावर। अब अगला टॉपिक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारे पास, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो ये ध्यान रखना है, ये के आ जाएगा, ये बी, और के क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है? रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, अगला टॉपिक है हमारा बेटा रेट लॉ। रेट लॉ तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक तो
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट रिएक्शन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये केमिकल रिएक्शंस है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रत्येक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक पावर है तो ये मे और मे नॉट भी, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वहां पे पावर क्या बन रही थी, स्टोइकियोमेट्रिक पावर बन रहे थे। रेट लॉ ये कहता है कि मे और मे नॉट भी, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, या अनदर वे वी कैन से, अनदर वे में हम क्या कहेंगे, रेट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर ले तो वहां पे हमारी हेल्प करता है रेट लॉ। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना चाहते हैं, मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं, तो वहां पे हमारी हेल्प कौन करेगा, रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कहता है कि यहाँ जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट मोलर। तो ये इसकी कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन, और इसके जो कोफिशिएंट है वो इसकी पावर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा रेट लॉ। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए, वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे के क्या होगा, हमारा रेट कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन है कि रेट कांस्टेंट अगर हमें डिफाइन करना हो, रेट कांस्टेंट के ये डिफाइन करना है, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ केमिकल रिएक्शन था। इफ concentration of each reactant is unity, each reactant is unity, अगर हम प्रत्येक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी बना दें, मतलब 1:1 हो जाए, तो ये रेट क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज रेट कांस्टेंट। ए केमिकल रिएक्शन इन विच molar concentration of each reactant is unity, then find rate constant is called rate constant. Is that clear? तो ये आज के हमारे क्लास में टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, कैसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।